नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रता। देवभूमि दिन भर में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर मुख्यमंत्री धामी से जुड़ी हुई है। दरअसल कुमाऊं दौरे से देहरादून लौट आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद उन्होंने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत भी की है और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को वापस लाने के बारे में बात करते हुए कहा कि जल्द सभी छात्रों को वापस लाएंगे और पीएमओ और विदेश मंत्रालय से इस बाबत बातचीत भी हो रही है। वहीं उन्होंने चंपावत में 14 लोगों की मौत पर भी दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पे थे और वो लौट आए हैं। कल ही उन्होंने यूक्रेन में जो उत्तराखंड के लोग फंसे हैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी के कार्यालय और बड़े अफसरों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री जी से समझते हैं कि ये कितना चिंताजनक मामला है और सरकार इसमें कितनी प्रयासरत है। सर, ये जो यूक्रेन में घटनाक्रम हुआ है इसे आप कैसे देखते हैं और उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? नहीं, हमारे जितने भी लोग उत्तराखंड के वहाँ हैं उनको लाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। उनके लिए आवश्यक जो प्रयास हैं वो कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के संपर्क में हम लोग हैं, लगातार उनसे बात हो रही है। सर, चंपावत में जो हादसा हुआ उस हादसा स्थल पर भी आप गए थे, 14 लोगों की मौत हुई है, आपने सांत्वना दी है। तो सर, इस तरीके के पहाड़ में जो हादसे हो रहे हैं कितने चिंताजनक और इसमें अफसरों को क्या निर्देश दिए गए? नहीं, बहुत चिंताजनक है और बड़ी दुखद घटना है। एक गांव के इतने 14 लोग एक साथ उनकी मृत्यु हो गई है और अचानक जहां खुशी हो रही थी वहां दुख का आलम आ गया। दुख का पूरा सन्नाटा पसर गया है पूरी तरह से। पूरे गांव में एक एक परिवार से दो दो और छः छः अर्थियाँ एक साथ जो है वहाँ पर वो हुई हैं। और निश्चित रूप से आगे भी हम लोगों को इस पर बहुत ध्यान देना होगा। जो एक तो ये है कि वाहनों की संख्या में कितने लोग बैठेंगे, किस प्रकार की उसकी आने जाने की समय सीमा है, उन सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने कहा है कि जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं ऐसी जारी करें। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है यूक्रेन में फंसे छात्रों व प्रोफेशनल्स को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। साथ ही पहाड़ों में हो रहे जो दुर्घटना व हादसे की घटनाएं हैं इनको रोकने के लिए भी अब ठोस कदम उठाए जाएंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन और आसपास के इलाकों में उत्तराखंड के करीब 15 से अधिक छात्र और पेशेवर कर्मचारी भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन में उत्तराखंड की राजधानी दून के एमबीबीएस छात्र अक्षर जोशी भी फंसे हुए हैं। परिजन उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। अक्षर के पिता सीएमओ रह चुके हैं। अक्षर के पिता डीपी जोशी से न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने बातचीत की है। रूस ने आखिरकार यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है और उत्तराखंड में भी कई ऐसे बच्चे और प्रोफेशनल्स हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर डीपी जोशी साहब हैं, जो कि सीएमओ उत्तरकाशी भी रहे हैं। इनका बेटा अक्षत खार्किव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। हालांकि सुबह इनकी बात हुई है अपने बेटे से। इस वक्त ये वीडियो कॉल के जरिए बात करना चाह रहे हैं पर बात नहीं हो पा रही है, शायद कोई नेटवर्क की दिक्कत आई है। सर, कब से बेटा है और क्या आप लोगों को उसका कुशल क्षेम पता लग पाया? किस तरह बात हो पाई आप लोगों की? वो वहाँ पे 3rd ईयर में पढ़ रहा है, खार्किव में एमबीबीएस कर रहा है। और आज सुबह इसकी कॉल आया था, उसने कहा था कि अभी इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। 27 तारीख को मैंने फ्लाइट करा ली, 28 तारीख को मैं आ जाऊँगा इंडिया। और काफ़ी इंडियंस वहाँ पे हैं और उनका इंडियन एम्बेसी पे काफ़ी फेथ है कि वो हमें सेफली वहाँ से निकाल लेंगे। सर, उत्तराखंड के और कितने बच्चों की आप लोगों को जानकारी मिल पाई है जो वहाँ फंसे हुए हैं, पढ़ने गए थे या कोई प्रोफेशनल वहाँ काम कर रहा हो? हाँ, हमारे कुलीग हैं डॉक्टर गोस्वामी, उनकी बेटी भी वहाँ पढ़ती है उड़ीसा में। कुछ बच्चे उत्तरकाशी के हैं, कई बच्चे रुद्रपुर के भी हैं जो वहीं पढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक अच्छी मेजोरिटी है इंडियंस की उत्तराखंड की। लेकिन बीच में कुछ टिकट महंगा हो गया था और कंडीशन कितनी टेंस है वो लोग असिस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो होपफुली अब एम्बेसी ने इंटरफेयर किया है, तो उम्मीद है जैन साहब की अच्छे रिजल्ट जल्दी आएंगे। तो डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से अब वहाँ अटैक हो रहा है, अब एयरपोर्ट का भी मूवमेंट दिक्कत में आएगा, तो आप लोग मुख्यमंत्री जी से, सरकार से क्या मांग करते हैं? देख लीजिए, बेसिक तो एक एज ए पेरेंट्स ये होता है कि हमारे बच्चे सेफली वापस इंडिया आ जाए। और एक साइकोलॉजिकल टेंस कंडीशन तो रहती है क्योंकि आपका बेटा बाहर है और वहाँ की रियल स्थिति जो मीडिया से दिखती है वो बड़ी खतरनाक और बड़ी ड्रामनी लगती है। तो उसकी रियल पिक्चर एम्बेसी टाइम टू टाइम प्ले करते रहे और वहाँ से मैक्सिमम लोगों को शिफ्ट कराए इकोनॉमिक कॉस्ट पे। तो ये डॉक्टर डीपी जोशी थे। आपका बेटा अक्षत इस वक्त एमबीबीएस खार्किव में कर रहा है और 4th ईयर में है। डॉक्टर साहब ने मांग की है एम्बेसी से, मुख्यमंत्री से, कि एम्बेसी यदि हस्तक्षेप करे और बच्चों को कम कीमतों के किराए पर जल्दी से जल्दी इस तनाव भरे माहौल से निकालकर वापस दिल्ली और दिल्ली से उत्तराखंड लाया जाए
ताकि परिजन भी राहत की सांस ले सकें। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध के बाद उत्तराखंड के लगभग 30 से 35 बच्चे यूक्रेन में फंस गए हैं। रूस और यूक्रेन में फंसे बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए उनके परिजन न सिर्फ राज्य सरकार से बल्कि केंद्र सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में तैनात शिक्षिका रश्मि बिष्ट के बड़े बेटे सूर्यांश बिष्ट 2 साल से यूक्रेन में MBBS कर रहे हैं। युद्ध के बाद अब रश्मि बिष्ट और उनका पूरा परिवार चिंताग्रस्त है। रश्मि का कहना है कि उनकी फोन पर बेटे से लगातार बातचीत हो रही है। जिस स्थान पर उनका बेटा है वहां कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों से अब उसी स्थान पर दूसरे लोग आ रहे हैं। इससे अब कैश और राशन की दिक्कत शुरू हो गई है। मेरा बेटा सेकंड ईयर में है अभी लिवी मेडिकल कॉलेज में, तो दूसरा साल उसका चल रहा है। और अभी तो वो जुलाई में चला गया था, वो जुलाई लास्ट में चला गया था वो। और बात तो मेरी लगातार हो रही है उससे, अभी भी 15-20 मिनट पहले मेरी उससे बात हुई थी। तो अभी तो जो जिस जगह पे मेरा बेटा है लिवीव में है, लिवीव तो अभी सेफ जगह है। बल्कि आज अभी मैं न्यूज़ में देख रही थी कि कीव के सारे लोग लिवीव भाग रहे हैं, तो लिवीव अभी सेफेस्ट प्लेस है वहाँ पर इस समय। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि वहाँ कुछ बम गिराया हो या ऐसा कुछ। आपने भी बताया बेटे से बात करते हो कि ATM वगैरह में पैसे भी नहीं। हाँ, तो अभी मैंने उसको बोला था कि थोड़ा पैसे वैसे अपने लिए निकाल के रख लीजिए और ATM वगैरह से। तो वो गए थे, सारे हॉस्टल के बच्चे वो लोग गए, तो वहाँ ATM भी खाली हो चुका है। तो उसका फ़ोन आया था कि मम्मी पैसे नहीं है ATM में, अभी सब ATM खाली हो चुका है। कुछ बच्चों ने निकाले और वैसे खाली हो चुका है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हर जगह। और जो लोकल पब्लिक भी है वो भी एकदम कूलली बोल रहा था कि किसी को ऐसा कोई डर नहीं है यहाँ लिवीव में। और सभी लोग राशन मतलब अपना भर रहे हैं। तो वो भी अभी मॉल में गया था, तो वहाँ भी सारे लोग अपना राशन पानी सब इकट्ठा कर रहे हैं। क्या मांग करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे बच्चों को लाने के लिए जल्द से जल्द कोई व्यवस्था करें। और अभी तक हमारे मोदी जी सरकार की तो यही विशेषता रही है कि जहाँ भी अगर ऐसा आया है तो उन्होंने तुरंत रेस्क्यू किया है। और यहाँ पर ज़्यादातर मामला बच्चों का है, क्योंकि यूक्रेन में बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे। तो हम भारत सरकार से और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ पर इंडिया लाने की का प्रबंध करें। हाँ, मेरा और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर उधम सिंह नगर निवासी परिजन भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जनपद के 4 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने भारत सरकार से बच्चों को सकुशल भारत लाने की मांग भी की है। अभी कल तक तो बच्चे हमें दिलासे दे रहे थे वो हम ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं दे रहे। मगर जब कल उन्होंने टिकट कराया, जो रात ये कीव पे हमला हुआ है, तो अब आज जितनी फ्लाइटें बंद हुई हैं, ट्रेनें बंद कर दी गई हैं वहाँ, अब वो बच्चे रात से बहुत परेशान हैं। अब हम भी गुजारिश कर रहे हैं भारत सरकार से। हम भी अब सुबह पेपर भी पढ़ा और अभी भी मीडिया वालों से बात हो रही है, भाई हमारे बच्चे वहाँ से किसी भी तरह से, भारत सरकार से हमारी गुजारिश है, हमारे जो भी भारतीय नागरिक बच्चे छात्र पढ़े मेडिकल में है वहाँ, उनको सब सुरक्षित लाया जाए वापस। ये आपकी बात हुई है बच्चों से, क्या हालात बता रहे हैं? बच्चे हालात ये बता रहे हैं इस टाइम बाबा हम जो है फंसे हुए हैं, अब कहीं नहीं जा सकते अब हम यहाँ से, अब क्योंकि अब कोई ट्रेन कोई वाहन कोई कुछ वहाँ पर नहीं चल रहा है। अब खाने पीने की दिक्कत है। अब भारत सरकार से भी यही हम बार बार अपील कर रहे हैं, अब भारत सरकार चाहे तो हमारे बच्चों को लाने की कोशिश करें और जो टिकट महंगे हो रहे हैं या टिकट नहीं मिल रहे हैं उनके लिए सुविधा करी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैटें लगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे। यहां सीएम धामी ने मां नैना देवी मंदिर के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने पाशवाड़ देवी मंदिर और गोलू देवता के मंदिर में भी पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री धामी ने मां नैना देवी से बीजेपी की जीत को लेकर प्रार्थना की। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी कार्यकर्ता और नैनीताल सीट से प्रत्याशी सरिता आर्य भी मंदिर में दर्शन करने पहुंची। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही 1 माह के भीतर पुलिस की ग्रेड पे की समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा संगठन है हमारा। तो बहुत कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है और लेकिन उसके बावजूद भी सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भीतरघात जैसी स्थिति कहीं नहीं है। हम पूरी तरह से जीत रहे हैं और हमने नारा दिया है अब की बार 60 बार। धीरे धीरे अब हमारे विपक्षी भी मानने लगे हैं कि चुनाव जैसे जैसे हुआ है और उसके बाद मतगणना की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वो भी मान रहे हैं कि अब हम जो है 60 पार जा रहे हैं और वो नीचे जा रहे हैं। बहुत सारे विषय ऐसे हैं
जिन पर अभी चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है, और उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी होगा वो हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वो काम हुए हैं और आगे भी होंगे। भू कानून को लेकर हमने कमेटी बनाई है, और जहां तक पुलिस के ग्रेड पे के लिए कमेटी और सब चीज़ों पर हमने काम किया है, और हमने कहा है कि ठीक है, हम उसको सुधार करना चाहते थे लेकिन उस पर पूरी तरह से नहीं हो पाया। हमने कहा है कि हम त्वरित रूप से सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हम पुलिस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 3 दिन पहले एक आर्मी कैंप में पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल किया था, जिसे लेकर गुरुवार को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोत्याल के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने पोस्टल बैलेट में फर्जीवाड़ा होने पर सवाल खड़े किए और कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसलिए सेना को दिए जाने वाले पोस्टल बैलेट में पारदर्शिता बरती जाए, जिससे कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े पर रोक लग सके। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या का कहना है कि वायरल वीडियो के संबंध में पिथौरागढ़ के संबंधित आरओ ने सेना के अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये वीडियो उनके सेंटर का नहीं है। कि पोस्टल बैलेटों में भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है, ये हमारा जो शक है, वो जो वर्तमान में जो वीडियो वायरल हुआ है उससे ये सत्य साबित हुआ है। हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की मांग की है कि ये जो बैलेट से वोट देने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटर, जो भी वोटर है, जो पोस्टल वोट का अधिकारी है, वो पोस्टल वोटर फिजिकली कहीं पर भी एक यूनिट पर आकर या अपने बेस कैंप पर आकर या जो सरकारी कर्मचारी हैं एक जगह पर आकर वो अपने वोट का प्रयोग करें और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये हो, पारदर्शी उसमें तरीका अपनाया जाए। हमने मांग की है और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निश्चित रूप में हमारी बात का संज्ञान लेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आंखें खोलने वाला है। क्या चल रहा है, बस लोकतंत्र का मजाक बन के रह गया है और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस पर निश्चित रूप में सकारात्मक संज्ञान लेगा। पौड़ी के जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान गुरदौड़ी में एसआईटी ने छापा मारकर कॉलेज में अवैध नियुक्तियों से जुड़े सभी दस्तावेज बरामद किए हैं। एसआईटी ने दूसरी बार छापेमारी की है। टीम के सदस्य और सीईओ सदर पीएल टमटा का कहना है कि संस्थान में हुई अवैध नियुक्तियों को लेकर जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं। सीईओ सदर टमटा का कहना है कि संस्थान प्रशासन को मामले में अभी भी किसी भी स्तर पर कोई दस्तावेज मिलते हैं तो उसकी सूचना तत्काल एसआईटी को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में हमारे यहाँ थाने पर 30 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें शासन स्तर पर एक एसआईटी गठित की गई है जिसकी विवेचना एसआई मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और हम लोग उसमें लगातार उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें कुछ दस्तावेज जिन्होंने जिस संबंध में जो है उसमें कुछ दस्तावेज हमें मिले हैं और अब हम उन पर छानबीन कर रहे हैं कि जो कमियां पाई जाएगी उसके दौरान हम उसमें मुकदमा वो करेंगे। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विकास कार्यों को लेकर बनाई गई जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में डीएम ने विकास कार्यों में हीला हवाली करने और धनराशि कम खर्च करने वाले विभागों को जमकर फटकार लगाई। यही नहीं, डीएम ने इस मामले में 10 विभागों के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। साथ ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व विकास के पेंडिंग कार्यों को पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया है। जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के विभागों के जो कार्यों की प्रगति थी उसको आज एक बार रिव्यू किया गया है। कुछ विभाग जो है वो अपना कार्य को जो तय समय सीमा होती है उसके अनुसार नहीं कर पा रहे थे और उनका बहुत प्रगति जो है वो कम दिखाई दे रही थी। ऐसे सभी विभागों को जो है शोकॉज नोटिस हम जारी कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है। जिला योजना में हमारा जो प्रगति है वो 90% तक हम कर चुके हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम लोग उसको 100% करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस दिशा में जो विभाग पीछे रह जाते हैं उनको हम आज चेतावनी दिया है कि उसको काम को बढ़ाया जाए। साथ में जो ऐसे विभाग है जिनका पास में राज्य सेक्टर में पैसा खर्च होना अवशेष है, उन सभी डिपार्टमेंट्स को चिन्हित किया है। लगभग 10 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में अत्यधिक धनराशि जो है अभी प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो उनको शोकॉज नोटिस जारी करने का निर्णय किया है। इसमें प्रमुखता से वन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग, पेयजल निगम और सिंचाई विभाग शामिल हैं और सभी विभाग जो जिनका 20 पॉइंट प्रोग्राम में अच्छा प्रगति नहीं था उनको ये निर्देश दिया है कि आपका जो लक्ष्य वार्षिक लक्ष्य है उसके अनुरूप आप कार्रवाई करें और जो डिपार्टमेंट्स अपना कार्रवाई को
5 तारीख तक नहीं करेगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दक्षिण काशीपुर सहकारी समिति मिनी बैंक में 3 करोड़ का गबन किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की है। इस मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। हमारी एक पीएल थी जिसमें काशीपुर में एक दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति लिमिटेड का एक मिनी बैंक था महुआ खेड़ागंज में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक रुद्रपुर से कंट्रोल होता था और उसमें 3 करोड़ के लगभग के आसपास की घपला हुआ है। और उसमें जो बैंक का मिनी बैंक का मैनेजर थे रईस अहमद जी, उन्होंने इसमें क्या कहते हैं कस्टमर से पैसे लेते थे, काउंटर फाइल दे देते साइन करके, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं कराते थे, वो उसको एम्बिजल कर लेते थे, उसका गबन कर लेते थे। तो इसमें इंक्वायरी हुई, स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कराई। पहले 2 इंक्वायरी में आया कि 1.56 करोड़ का घपला है। फिर सब्सिक्वेंटली 2014 में एक और इंक्वायरी कराई जिसमें यह आया कि 1.30 का और घपला है, अर्थात 2.86 करोड़ का घपला है। तो हमने पीआईएल फाइल करी, उसमें हमने बताया कोर्ट को कि जो रईस अहमद जो बैंक का मैनेजर था उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कराई थी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने। उस एफआईआर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अनुसार एफआईआर होनी चाहिए थी, जो कि साधारण लॉज में, आईपीसी के लॉज में एफआईआर दर्ज हुई है। रेलवे के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक संजय कुमार अमन का कहना है कि 2 महीने से सर्दियों में कोहरे के कारण बंद देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस का संचालन 1 मार्च से फिर शुरू होने जा रहा है। साथ ही देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस को 2 मार्च से शुरू किया जाएगा। जनता एक्सप्रेस शुरू होने से होली के त्योहार में उत्तर प्रदेश जाने और वहां से आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी, क्योंकि ये डेली सेवा है। लंबे समय से यात्रियों की मांग को देखते हुए आखिरकार इस सेवा को फिर से शुरू किया जा रहा है। 2 गाड़ियाँ जो थी वो बंद हुई थी, एक उज्जैन एक्सप्रेस और दूसरी गाड़ी हमारी जनता चलनी। जनता को हम चला रहे हैं 2 तारीख से, 2 मार्च से, और उज्जैन 1 तारीख से चल रही है। जनता चलने से जो है हमारे लखनऊ का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल स्मूथली चलने लगेगा, क्योंकि लखनऊ के लिए ज़्यादा इस समय हमारे पास डिमांड भी है होली को देखते हुए। खबर मसूरी से, जहां पहाड़ों की रानी में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मसूरी में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं मसूरी में मौजूद पर्यटक बारिश और ओलावृष्टि का जमकर आनंद उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद, बहुत मजा। ठंड भी बढ़ गई है, ठंड भी बढ़ गई है, स्नोफॉल होने के चांसेस लग रहे हैं मसूरी में। हमारे आने के पैसे वसूल हो गए। काफी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद, बहुत मजा। ठंड भी बढ़ गई है, ठंड भी बढ़ गई है, स्नोफॉल होने के चांसेस लग रहे हैं मसूरी में। हमारे आने के पैसे वसूल हो गए। काफी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित धर्मपुर गांव में पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन और मिट्टी से लदे डंपर को सीज कर दिया है, जिसके बाद से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं कोतवाल का कहना है कि क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंगदपुर में अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी खनन कर रही थी और एक डंपर में मिट्टी ले जाया जा रहा था। दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया। अंगदपुर में अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी खनन कर रही थी और एक डंपर में। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से छूट न जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर से देहात तक टीकाकरण जारी है। बड़ी संख्या में कैंप लगाकर जिले भर में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव को जनपद हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सीनियर सिटीजन, फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर्स और मीडिया कर्मियों को 2 डोज पूरी होने पर एडिशनल प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। एक तरह से प्रिकॉशन डोज, एडिशनल डोज, जिनको 2 डोज पहले लग चुकी हैं वैक्सीन की, चाहे उसमें कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, उसको ये प्रिकॉशन डोज करके लगाई जा रही है। और इलेक्शन ड्यूटी में सेकंड डोज अगर हुए 3 महीने हो गए हैं तो उसकी ड्यू बनती है, और अगर इलेक्शन ड्यूटी में नहीं है तो 9 मंथ। सीनियर सिटीजन हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, हेल्थ वर्कर हो, उसके लिए प्रिकॉशन डोज चल रही है लगातार।
और उसमें चाहे प्रेस वाले हों, जिनको भी फर्स्ट डोज या सेकंड डोज फ्रंट लाइन वर्कर या हेल्थ वर्कर या सीनियर सिटीजन की हैसियत से लगी है। अगर उसके अतिरिक्त जो ये आप देख रहे थे सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे, इनकी इलेक्शन में ड्यूटी चल रही है, तो इलेक्शन ड्यूटी के लिए भारत निर्वाचन आयोग और भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई थी, 3 महीने सेकंड डोज लगी हुई हो तो उनको भी ड्यू बनती। और कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के बाद उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी है। कांवड़ यात्रा को हरी झंडी मिलने से हरिद्वार के व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं कांवड़ियों के पहुंचने से हरिद्वार के बाजारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। धर्मनगरी इन दिनों बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान है। बीते 2.5 साल से सूने पड़े बाजार इन दिनों कांवड़ियों के आने से गुलजार हो गए हैं। हरिद्वार के अपर रोड, मोती बाजार और हर की पैड़ी के आसपास के बाजार में कांवड़ का सामान और कांवड़ियों की धूम देखने को मिल रही है। कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर अपने गंतव्यों को रवाना हो रहे हैं। चलेगा क्योंकि सरकार ने कोविड नियमों में भी काफ़ी ढील दी है और इलेक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इससे निश्चित रूप से हरिद्वार में जो व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति हुई। कोविड की जो तीसरी लहर है वो तो पूरे देश में प्राय समाप्ति की ओर है और इससे जो है हरिद्वार के बिजनेस में भी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, तो जितने पर्यटक हैं वो निश्चित रूप से। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव फाटा और सीतापुर में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से व्यापारियों में गुस्सा है। व्यापारियों का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को शौचालय की कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, जिस कारण यात्री खासे परेशान रहते हैं। व्यापारियों ने मांग की है कि चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले जल्द से जल्द यात्रा के प्रमुख पड़ावों में सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जाए, जिससे यात्रियों के साथ ही व्यापारियों को भी सुविधा मिल सके। केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव होने के साथ फाटा में विगत कई वर्षों से सुलभ शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण केदार होटल एसोसिएशन शासन और प्रशासन को सूचित कर चुका है। उसके बावजूद भी धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। बाहर से आने वाले तीर्थ यात्री और विदेशों से आने वाले यात्रियों को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और हमें प्रशासन और शासन से ये गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे सुलभ शौचालय का निर्माण होना चाहिए, जिससे बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों पे इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ावों में से सीतापुर, सोनप्रयाग, फाटा में यात्रा काल में यात्रियों को सुलभ शौचालय न होने के कारण काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जिस पर व्यापार संघ एवं होटल एसोसिएशन संघ की ओर से जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत अध्यक्षा महोदय को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक जो है सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया है। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इस वर्ष यात्रा शुरू होने से पहले सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाए, जिससे आने वाले तीर्थ यात्रियों को दिक्कतें परेशानियां न हो। केदारनाथ और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।